स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएच स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि चैप्टर 4 से होंगे। और यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। एग्जाम में इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये जो सीरीज़ है, ये बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर 4 है, इसकी वीडियो पहले ही अपलोड है। तो अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए। इस चैप्टर 4 को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप जाके इसे देखिए, तभी आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज समझ में आएगी। इसके अलावा इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा, आप जाके देख लीजिएगा। छठे चैप्टर के लिए मैंने भी यहाँ पर वीडियो अपलोड है पहले से, ठीक है, जिसका बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, तो बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। छठे चैप्टर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। इसके अलावा ज्योग्राफी का भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अगर आपको 12th क्लास की सिलेबस के बारे में जानना है तो उसका भी मैंने वीडियो अपलोड है, तो आप जाके उधर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के लिंक है, तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में पहला प्रश्न है हमारा, मार्शल योजना क्या थी। तो या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है घुमा के कि मार्शल योजना से आपका क्या अभिप्राय है। मैं आप सभी को बता दूं, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 साल लगातार जो है रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बता रखा था कि मार्शल योजना क्या थी। तो ये क्या था, जो अमेरिका में जो विदेश मंत्री थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में, तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था जो है, सभी देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा चरमरा जाती है। जो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है वो यूरोपीय देशों को होता है। तो ऐसे में जो अमेरिका है, तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री जिनका नाम था जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है यूरोप के कंट्रीज़ को, कौन से यूरोप, तो पश्चिमी यूरोप, मैंने आपको बता रखा है जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध स्टार्ट होता है, और इसी शीत युद्ध के दौरान जो यूरोप होता है वो 2 गुटों में बढ़ जाता है। पहला है पश्चिमी यूरोप और दूसरा है पूर्वी यूरोप। तो ऐसे में जो पश्चिमी यूरोप था ये यूएसए के गुट में चला जाता है, और जो पूर्वी यूरोप था ये यूएसएसआर के गुट में चला जाता है। तो ऐसे में जो यूएसए था उसके जो विदेश मंत्री थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में यूरोप की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए आर्थिक मदद दी जाती है यूरोपीय कंट्रीज़ को, पश्चिमी यूरोपीय देशों को। तो इसे ही कहा जाता है मार्शल योजना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 2017 में भी पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया था। मैंने अभी आपको बता दिया है, आप एक बार रीड कर लीजिए इसे, ठीक है। 1947 में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन मार्शल के द्वारा यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों की आर्थिक सहायता की। इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और इसी मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन होता है, जिसका उद्देश्य होता है यूरोप के जितने भी देश होंगे उनकी अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना, ठीक है। उनकी जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनकी मदद करना इसका उद्देश्य था इस संगठन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यूरोपीय संघ की ऐसी विशेषताएं लिखिए जो उसे एक प्रभावशाली संगठन बनाती है। ये सीबीएसई के 2017 में पूछा जाने वाला प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अलावा अगर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि 2019 में इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था कि वे कौन से कारक हैं जो कि यूरोपीय यूनियन को एक ताकतवर संगठन बनाते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि 2020 में पूछा गया था, 2020 के सैम्पल पेपर में भी आया था और तो और इसके क्वेश्चन पेपर में भी आया था, जिसमें कहा गया था कि यूरोपीय यूनियन एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, किन्हीं 4 उपयुक्त तर्कों के द्वारा इस गठन की न्यायोचित ठहराइए इस कथन को। तो आप देख सकते हैं तीनों जो क्वेश्चन है ये एक ही क्वेश्चन है, बस जो क्वेश्चन की जो लाइन है उसको घुमा के पूछा गया है सीबीएसई के द्वारा। ये 2017 में भी आया था, 2019 में और 2020 में। तो ये लगातार काफ़ी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों का आंसर सेम ही है। तीनों में हमें यूरोपीय यूनियन की विशेषताओं के बारे में बताना है कि यूरोपीय यूनियन की क्या विशेषताएं थी जो कि इसे एक ताकतवर क्षेत्रीय संगठन बनाती है। तो हमें इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो मैं जितने भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, और तो और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आने के इनके चांस हैं। तो सबसे पहला इसकी विशेषताओं में हम डाल सकते हैं। तो इसकी विशेषताओं में हमें क्या लिखना है,
उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले आप यूरोपीय यूनियन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद उसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यूरोपीय यूनियन के बारे में जान लीजिए कि फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट की एक संधि होती है कि जिसके तहत यूरोपीय यूनियन का गठन होता है। और जो यूरोपीय यूनियन है इसके पास अपना झंडा भी है, अपना राष्ट्रगान भी है और तो और स्थापना दिवस भी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो यूरोपीय यूनियन है उसका जो गठन होता है वो फरवरी 1992 में होता है। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर। तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी स्थापना दिवस 9 मई को क्यों मनाई जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले वीडियो जाके देखिए, मैंने जब ये चैप्टर कराया था तो मैंने उसमें आपको बता रखा है कि स्थापना दिवस जो है 9 मई को क्यों मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे जरूर लिखिएगा। इसके अलावा इसके पास अपनी एक मुद्रा भी है जिसका नाम है यूरो। जो भी यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश होंगे वो सभी यूरो मुद्रा को अपनाते हैं, लेकिन सभी नहीं, केवल और केवल 12 सदस्य ही देश होंगे जो कि इसे अपनाते हैं। यूरो मुद्रा को जनवरी 2002 में लाया गया था और 12 देशों ने इसको उस समय स्वीकार किया था। वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में 19 देशों ने इस यूरो मुद्रा को अपना लिया है। जो यूरोपीय यूनियन है एक राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करता है, ये इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, ये सभी इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। तो ये राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है। जैसे कि अपना भारत हैगा, ठीक है, तो उसमें भी आपको देखोगे तो आपके वहाँ पर काउंसिल होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल होता हैगा, ठीक है, न्यायालय होता है। तो ऐसे यूरोपीय यूनियन में भी न्यायालय आएंगे, काउंसिल्स आएंगे, संसद है जो कि सभी निर्णयों को समन्वय करता है, सभी के बीच में तालमेल स्थापित करता है। तो ऐसे ही जो यूरोपीय यूनियन है ये भी एक राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करता है। और तो और इसका जो प्रभाव है ये आर्थिक और राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव इसका काफ़ी ज़्यादा अधिक है। और इसी का जो प्रभाव है ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों में भी देखने को मिलता है कि कितनी तेज़ी से ये उभरती हुई एक क्षेत्रीय संगठन है। अर्थव्यवस्था की बात की जाए, यूरोपीय यूनियन की अर्थव्यवस्था तो 2016 के अनुसार देखा जाए तो ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएस हैगी, तो यूएसए के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो यूरोपीय यूनियन है। तो आप देख सकते हैं यूएसए जिसमें एक ही देश हैगा, एक अकेला देश है यूएसए, अमेरिका। लेकिन यूरोपीय यूनियन की बात की जाए तो इसमें टोटल 27 देश हैंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इन 27 देशों का अर्थव्यवस्था को मिलाया जाए तो ये जो अर्थव्यवस्था बनेगी इनकी, तो ये दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। और तो और बता दूं मैं आपको, इसका जो जीडीपी हैगा, यानी यूरोपीय यूनियन का जो जीडीपी है, जीडीपी तो यानी सकल घरेलू उत्पाद, ये 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक हैगा, जो कि लगभग में अमेरिका की अर्थव्यवस्था के, अमेरिका के जीडीपी के बराबर है। अन्य विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे पहले आप जान लीजिए इसके मुद्रा की। तो मैंने अभी आपको बताया था यूरो मुद्रा, तो ये यूरो मुद्रा हैगा ये लगातार बहुत ही तेज़ी से इसका विस्तार हो रहा है। बहुत से कंट्रीज इसको अपनाने लगे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहेगा, तो ये जो यूरो मुद्रा है ये अमेरिकी डॉलर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बनते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन डॉलर है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन यूरो मुद्रा के आने से कई देश जो है अपना व्यापार जो है यूरो मुद्रा के द्वारा कर रहे हैं। तो ऐसे में यूएस डॉलर के लिए ये खतरा बनते जा रहा है। अगर बात की जाए कि विश्व व्यापार में भागीदारी की, तो इसका जो भागीदारी है ये अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा इसकी भागीदारी है विश्व व्यापार में। ठीक है, यूरोपीय यूनियन का 3 गुना, 3 टाइम्स। और बात करें डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है ये यूरोपीय यूनियन। अगर बात की जाए परमाणु संपन्न देश की, तो इसमें से मैं आपको बता दूँ, जो यूरोपीय यूनियन है इसमें एक देश हैगा जिसका नाम है फ्रांस। ये जो फ्रांस है काफ़ी ज़्यादा संपन्न देश हैगा, इसके पास जो है परमाणु शक्ति भी है और तो और इसी के पास वीटो पावर भी है, जो कि ये अपने वीटो पावर का प्रयोग करता है। अगर कोई भी प्रस्ताव यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जाता है या फिर उसकी अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए कोई भी प्रस्ताव जाता है, तो ऐसे में जो फ्रांस है वो अपने वीटो पावर का प्रयोग करके पूरे इस प्रस्ताव को जो है निरस्त कर सकता है और अमेरिका सहित सभी देशों की नीतियों को ये प्रभावित करता है, ये अकेला देश फ्रांस। तो इस प्रकार जो है ये फ्रांस जो है ये पूरे यूरोपीय यूनियन का एक तरह से ये समझ लीजिए रक्षक है। सैन्य टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सेना की बात की जाए तो दुनिया की जो सबसे बड़ी सेना हैगी, तो दूसरे नंबर पे जो है यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी सेना है और तो इसका जो रक्षा बजट है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो ये था यूरोपीय यूनियन की विशेषताओं के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इन सभी को नोट करते जाइए आप। इसके अलावा जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी एवं इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है क्षेत्रीय मंच। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बता भी रखा है, जो आसियान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 में। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1994 में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं आपको बता दूं ये क्षेत्रीय मंच क्या था। जो आसियान है ये एकमात्र एशिया का एक ऐसा संगठन है जो कि एक सफल संगठन है। इसी के साथ साथ जो आसियान है
ये एक ऐसा संगठन है एशिया का जो कि अपने देशों में तो जैसे कोई भी संगठन है तो वो अपने देशों के जो भी इसके सदस्य देश है उसके बीच में तो डिस्कशन होता ही है, लेकिन आसियान एक ऐसा मात्र क्षेत्रीय संगठन है जो कि अपने सदस्यों के डिस्कशन के साथ साथ दूसरे देशों को भी इसमें आमंत्रित करता है, दूसरे देशों को भी बुलाता है, आइए आप हमारे मंच पे आइए और करते हैं हम शांति की बातें, विश्व शांति की बातें और आर्थिक विस्तार करने की बातें। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसका जो स्वभाव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला दुनिया का सबसे पहला क्षेत्रीय संगठन है। तो ये 2020 में पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे। तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके उद्देश्य यहाँ पर लिखे हुए होंगे कि सुरक्षा, ठीक है, और विदेशी नीति में तालमेल स्थापित करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा वो हैगा कि किसी भी क्षेत्रीय संगठन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा, ये 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में। तो क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो आप बिल्कुल सिंपल हैगा, अगर कोई भी संगठन बनाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि सुरक्षा, एकता बनाए रखना, ठीक है, सहयोग को बढ़ाए रखना और आपसी में व्यापार को बढ़ाना, भाईचारे को बढ़ाना और आपसी कोई भी विवाद होता है तो उसको बातचीत के माध्यम से उसका निपटारा करना, ये इसका उद्देश्य होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, 2017 में ये पूछा गया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आसियान और यूरोपीय यूनियन में क्या अंतर है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आसियान यूरोपीय यूनियन से किस प्रकार भिन्न है। तो दोनों ही क्षेत्रीय संगठन है लेकिन दोनों में भिन्नताएं क्या है उसे हमें बताना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2017 में ये पूछा गया था सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में। तो आपको ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन करते जानेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए आसियान है क्या। तो आसियान से हमारा अभिप्राय हैगा आसियान, ASEAN, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन हैगा जिसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1967 में। और जो इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी जो थाईलैंड है उसकी राजधानी जिसके नाम है बैंकॉक, तो इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक में। लेकिन इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, तो जकार्ता में इसका मुख्यालय है। और तो और जो आसियान है उसके जो संस्थापक देश है यानी कि जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो 5 देश है। कौन कौन से? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके संस्थापक देश है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा बाद में जो है 5 देश और जुड़े, तो टोटल इसके 10 सदस्यी देश होंगे आसियान के। इसके अलावा बात की जाए इसके उद्देश्यों की तो इसका उद्देश्य है आर्थिक विस्तार करना, आर्थिक विकास करना और तो और जो पहले से नियम कानून बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून बने हुए हैं जो कि यूएनओ के द्वारा बनाए गए हैं, तो उनका अनुसरण करना, उनका पालन करना, ना कि अपने आप से कोई नियम लगाना। तो इसका उद्देश्य सिंपल है। और तो और मैं आपको बता दूँ सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली ये क्षेत्रीय संगठन है। इसके अलावा बात की जाए, बात करते हैं ये यूरोपीय यूनियन की यानी कि यूरोपीय संघ की। तो मैंने आपको बता रखा है यूरोपीय संघ क्या आएगा, तो ये यूरोपीय देशों का एक संगठन है या फिर हम कह सकते हैं यूरोपीय देशों का एक संघ है जिसकी जो स्थापना होती है वो 1992 में हुई थी। किस संधि के द्वारा? कमेंट बॉक्स में जल्दी उससे बताइए, ठीक है। और इसमें कुल 27 सदस्य देश होंगे जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, लताविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, ये सभी कंट्रीज जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे। और तो और इसके पास अपना झंडा भी है, जो कि इसके पास अपना झंडा तो हैगा, आसियान का झंडा है, ठीक है। और तो इसके पास अपना राष्ट्रगान भी है, स्थापना दिवस भी है जो कि 9 मई को मनाया जाता है। इसके पास अपनी मुद्रा भी है, जबकि जो आसियान है उसके पास अपनी एक मुद्रा नहीं है। लेकिन जो बात की जाए यूरोपीय यूनियन की, तो यूरोपीय यूनियन के पास अपनी एक मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। तो ये जो यूरो मुद्रा है ये लगभग में जो है सभी, लगभग मैं बता रहा हूँ 12 देशों ने इसको उस समय एक्सेप्ट किया था। वर्तमान में 19 देशों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसके वर्तमान सदस्य देशों की बात कीजिए, जो यहाँ पर गलती से 10 टाइप हो चुका है, 27 इसके सदस्यी देश हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले 28 देश थे इसके सदस्यी देश, लेकिन कौन सा देश अभी जो है रिसेंटली यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है? कमेंट बॉक्स में जल्दी उसका नाम बताइए। इसका जो मुख्यालय है, जैसे कि आपने देखा था जो आसियान है उसका मुख्यालय जकार्ता में था जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, तो ऐसे ही जो यूरोपीय यूनियन है इसकी राजधानी बेल्जियम जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, इसमें इसका मुख्यालय है। जो इसका उद्देश्य है वो है राजनीतिक और आर्थिक विस्तार करना, विकास करना, कि ये जो है आर्थिक तो विकास करते हैं, इसी के साथ साथ जो है इन्होंने अपना राजनीतिक स्वरूप भी शुरू कर दिया और तो और राजनीतिक चीज़ों में भी इनका हस्तक्षेप बढ़ गया। और तो और ये अपने खुद से नियम कानून बनाते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो यूएनओ के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका भी ये कुछ नियमों का ये पालन नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपनी अलग ही कूटनीतिक चाल चलते हैं, अपनी कूटनीतिक नियम कानून बनाते हैं।
तो आप देख सकते हैं इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस हैगा। जो आसियान था वो जो पहले से नियम कानून चल रहे हैंगे उन्हीं का अनुसरण करता है, जबकि जो यूरोपीय यूनियन है वो उनका अनुसरण उतना नहीं करता हैगा। वो अपने आप से नियम कानून बनाता है और उसी का पालन करता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा वो हैगा आसियान शैली क्या है। ठीक है, तो शैली का अर्थ होता है, मैं आपको बता दूं, जो शैली है इसका अर्थ होता है स्टाइल। इसका अर्थ होता है स्टाइल। तो स्टाइल आसियान शैली यानी कि आसियान के काम करने का जो तरीका है उसी को कहा जाता है आसियान शैली। अब कैसा काम करने का तरीका हैगा, तो आसियान का जो काम करने का तरीका हैगा वो हैगा अनौपचारिकता, ठीक है, और टकराव रहित, किसी के बीच में टकराव नहीं होता हैगा। सहयोगात्मक यानी कि एक दूसरे से सहयोग करते हुए मेल मिलाप का जो कार्य करने का जो कार्यशैली है उसी को कहा जाता है आसियान कार्यशैली। तो बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया हैगा। और तो और मैंने आपको बता रखा है ये जो आसियान है ये तेजी से ग्रो करने वाला एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा वो हैगा आसियान के झंडे की विशेषताएं बतानी हमें, यानी कि आसियान का झंडा क्या दर्शाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आसियान का झंडा है जिसमें आपको ये 10 बालियां दिखाई दे रही हैं जो कि धान की बालियां हैं। तो ये जो 10 धानियां हैं, बालियां हैं, ये 10 देशों को रिप्रेजेंट करती है, 10 देशों को बताती है कि आसियान के अंदर 10 सदस्यी देश इन्वॉल्व रहेंगे। और जो आपको ये धागे दिखाई दे रहेंगे सफ़ेद रंग के, ये इनकी एकता का प्रतीक हैंगे। और इसके बाद जो आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है ये इनकी एकता का प्रतीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हैगा आसियान का उद्देश्य केवल आर्थिक विस्तार को गति देने तक सीमित नहीं रहा, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा, ये 2020 में शायद पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, ऐसा कहा जाता है कि आसियान का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास को तेज करने तक सीमित नहीं रहा, अब जो इसका उद्देश्य और भी आगे बढ़ चुका हैगा। और अब इसका उद्देश्य हैगा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी करना, और तो और क्षेत्र में शांति स्थापित करना और स्थायित्व को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य बन चुका हैगा। अब जो है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते जा रहा है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराता है सभी देशों के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा, ये शायद 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसके बारे में इसका आंसर देख लेते हैं कि आसियान विजन 2020 का क्या उद्देश्य था, ये हमें बताना हैगा, यानी कि इसके हमें विजन के क्या उद्देश्य थे या फिर किसका अभिप्राय क्या है इसके बारे में हमें बताना हैगा। तो इसका जो 2020 का जो मिशन था या फिर विजन था, इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका हो, यानी कि इसका जो है बहुत से वे में बहुत सी जगहों पे जो है इसका जो है इसकी भूमिका रहे। और तो और इसका जो उद्देश्य हैगा वो टकराव की जगह जो है बातचीत से समस्याओं का समाधान करना हैगा। जैसे कि आसियान ने कंबोडिया के जो टकराव हुआ था उसको समाप्त किया था बातचीत के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से। इसके अलावा जो आसियान है उसने पूर्वी तिमोर का जो संकट हुआ था उसको भी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से संभाला था। और 1999 में जो आसियान है उसने अपने विस्तार के लिए, अपने भूमिका को और बढ़ाने के लिए इसने 1999 में क्या किया, इसने ये घोषणा कर दी कि अब हर साल जो है शांति के लिए इसकी बैठक होगी, यानी कि जो आसियान है वो हर साल अपने शांति के लिए, अपने विकास के लिए हर साल इसकी बैठक की जाएगी। तो वार्षिक बैठक का इसने आयोजन करना शुरू कर दिया है, इस विजन के अंदर कहा गया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा वो है कि भारत और आसियान के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए, या फिर आपसे पूछा जा सकता हैगा कि हाल ही के वर्षों में भारत ने आसियान पर पर्याप्त ध्यान दिया हैगा, इस कथन को उचित ठहराइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा, आपको इसको नोट डाउन जरूर करना हैगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बात की जाए जब आसियान की जो स्थापना हुई थी, मैंने आपको बताया था कि आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। तो जब इसकी 1967 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय भारत ने इतना उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आसियान देशों के ऊपर। भारत का मानना था कि ये अपना विकास कर रहे हैं, हम अपना विकास कर रहेंगे, इतने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया भारत ने। लेकिन जब ये इतने तेज़ी से ग्रो करने लगा तो भारत को भी लगा कि इसके साथ क्षेत्रीय और आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाना चाहिए। तो 1991 में क्या हुआ, भारत ने जो है अपने संबंध स्थापित करने के लिए एक नीति लाई जिसका नाम हैगा लुक ईस्ट, यानी कि पूर्व की ओर देखो। तो भारत ने जो है अपनी एक नीति लाई जिसका नाम था लुक ईस्ट, यानी कि पूर्व की ओर देखो। जो आसियान क्षेत्रीय संगठन है उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने एक अपनी इसी नीति को जो है आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपनी एक नई नीति निकाली जो कि इसके उत्तरदायित्व थे एक्ट ईस्ट, यानी कि हमें केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केवल ईस्ट यानी कि लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखने से काम नहीं चलेगा। अगर हमें उनके साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे का विकास करना है, तो ऐसे
हम केवल देख के विकास नहीं कर सकते हैं, तो हमें जो है उनके ऊपर एक्ट भी करना पड़ेगा। तो 2014 में जो है एक्ट ईस्ट नीति को अपनाया भारत ने। और तो और भारत ने जो पूर्वी एशियाई देश हैं जिसमें आ जाता है आपका आसियान आ जाता है, चीन आ जाता है, जापान आ जाता है, दक्षिण कोरिया आ जाता है, तो उनके साथ भारत ने अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत ने आसियान के 2 सदस्य, यहाँ पर ये जो ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर 2 आएगा, जो आप न्यू एनसीईआरटी देखोगे तो वहाँ पर 3 मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 3 देशों के साथ जो है भारत ने अपने मुक्त व्यापार यानी कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा। कौन कौन से देश होंगे? तो पहला आएगा सिंगापुर, दूसरा आएगा थाईलैंड और तीसरा आएगा आपका मलेशिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, आप लिख दीजिए मलेशिया। तो इन 3 सदस्यीय देशों के साथ भारत ने FTA पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसी के साथ भारत ने 2010 में भारत आसियान मुक्त व्यापार के क्षेत्र व्यवस्था को लागू किया और 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो आप सभी को ये सब लिखना हैगा अगर आपके एग्जाम में ये आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आसियान के स्तंभों की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको बता दूं आसियान के 3 स्तंभ होंगे। कौन कौन से होंगे? तो पहला आएगा आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा आएगा आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा आएगा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो मैं आपको बता दूं इसके नाम से ही पता चल जाएगा सुरक्षा समुदाय, यानी कि इसमें सुरक्षा से रिलेटेड बात की गई होगी, यानी कि इसमें जो है टकराव रहित जो भी विवाद होंगे उसको बातचीत के द्वारा निपटाया जाए, इसके बारे में बात की गई होगी। यहाँ पर देख भी सकते हैं तो इसके सदस्य देश है उनके बीच में अगर वाद विवाद होता है तो उनको सुलझाना इसका उद्देश्य है। इसी के अलावा हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, यानी कोई किसी के भी आपसी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, शांति को बढ़ावा देना, ठीक है। और अब बात की जाए जो दूसरा है इनका स्तंभ है जिसका नाम है आसियान आर्थिक समुदाय। तो इसमें आर्थिक यानी पैसों से रिलेटेड होगा, व्यापार से संबंधित होगा। तो इसमें क्या था? तो सादा व्यापार और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, इसी के साथ साथ आर्थिक विवाद को सुलझाना। अब बात की जाए तीसरे स्तंभ की, जो तीसरा स्तंभ है जिसका नाम है सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो इसका उद्देश्य है कि आसियान देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाना, उनके विकास को बढ़ाना, इसका उद्देश्य था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होंगे आसियान के कितने उद्देश्य होंगे। तो अगर आपसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा, अगर आपसे किसी भी क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य के बारे में पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि ब्रिक्स के क्या उद्देश्य थे, आसियान के क्या उद्देश्य थे, सार्क के क्या उद्देश्य थे, तो ये मेरे कॉमन लाइन्स लिख दिएगी। अगर आप इनको पेपर में लिख देते हो तो आपको जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको हर एक का याद करने की जरूरत नहीं है कि मैंने कॉमन लिख दिएंगे 6, इतने काफ़ी होंगे, ठीक है। तो पहला क्या आएगा? किसी भी क्षेत्रीय संगठन को जब बनाया जाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जितने भी उसके सदस्य देश है उनकी अर्थव्यवस्था को उभारना, उनके साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षात्मक संबंध बनाना, सहयोग करना एक दूसरे का, और तो और आर्थिक सहायता प्रदान करना, उनका आर्थिक विकास करना, भाईचारे और शांति को बढ़ावा देना, और अगर इनके बीच में विवाद हो जाता है तो उनका शांतिपूर्वक तरीके से उनका समाधान करना, इसका उद्देश्य होता है। तो आपको ये सभी लिख देने होंगे, बिल्कुल ईजी है। जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आसियान क्षेत्रीय मंच के बारे में बताना है हमें, ठीक है। आसियान क्षेत्र के बारे में बताना, क्षेत्रीय संगठन के बारे में बताना है। तो ये आसियान क्या आएगा? तो मैंने आपको बता रखा है जो आसियान है ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है जिसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में आसियान में 10 सदस्यीय देश होंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो 5 सदस्यीय देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। कौन कौन से देश होंगे उनको हम याद करने की ट्रिक भी याद करते हैं। तो उसको हम याद करेंगे इम्पेस्ट से, IMPST। जैसे कि हम लिखते हैं ना कि कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो हम लिखते हैं IMP, तो आगे लगा दीजिए ST। I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, P फॉर फिलीपींस, S फॉर सिंगापुर और T फॉर थाईलैंड। तो आपको इस तरीके से याद करना है इम्पेस्ट से। इसके बाद जब आसियान संगठन की जब स्थापना हो गई थी तो उसके बाद 5 और सदस्यीय देश इसमें शामिल हुए। कौन कौन से उसको याद रखेंगे हम? BVLMC, यानी कि BV लंबी मोटी छोटी, B से ब्रुनेई, V से वियतनाम, L से लाओस, M से म्यांमार, C से कंबोडिया।
तो आपको इस तरीके से याद करना है। और मैंने आपको नोट करने के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी, लेकिन आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, ये मलेशिया, वियतनाम, लाओस, ठीक है, कंबोडिया, ये सभी देश हैं जो कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन के सदस्य ही देश हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आसियान के बारे में। तो ऐसे ही आपसे पूछा भी जा सकता है, आसियान के अलावा शार्क के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपको ऐसे ही लिख देना है, मैं आपको समझा दिया हूँ, तो आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो शार्क की बात की जाए तो SAARC, शार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि इसमें जो सदस्य, इसकी जो स्थापना हुई थी शार्क की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 सितंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है शार्क का। अब आप पूछोगे सर इसमें कौन कौन से सदस्यी देश हैं? तो टोटल इसमें वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इसके 8 सदस्यी देश हैं। जो अफगानिस्तान है ये 2002 में शामिल हुआ था, ठीक है। तो कौन कौन से देश हैं? तो अपने ही जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो इसके सदस्यी देश हैं। कौन कौन से? तो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव और भारत इसके सदस्यी देश हैं। तो आपको शार्क के बारे में बस इतना याद रखना है। फिर आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये ब्रिक्स है क्या है, या फिर इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है ब्रिक्स है क्या। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिक्स, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो अब देख लेते हैं मैप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स कंट्रीज मैप में कहाँ पर है, लोकेटेड करने के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं जो बी फॉर ब्राजील, यानी जो ये ब्राजील है ये एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश है, जो कि आपको यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहा होगा। फिर आर फॉर रशिया, तो आपको रशिया दिखाई दे रहा होगा जो कि कितना बड़ा फैला हुआ है, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। आई फॉर इंडिया, तो इंडिया की बात की जाए तो आप जानते हैं इंडिया की लोकेशन कितनी बढ़िया आएगी, तो आई फॉर इंडिया। सी फॉर चाइना, जो भारत के ऊपर है, ठीक है। और एस फॉर साउथ अफ्रीका, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। तो आपको मैंने मैप में ही बता दिया है। अब बात करते हैं ये ब्रिक्स है क्या। तो मैं आपको बता दूं ये जो ब्रिक्स है ये वर्तमान में 5 देशों का एक संगठन है, जो जिसका जो बनाने की जो शुरुआत हुई थी 2006 में ही शुरू हो गई थी। जो इसका जो पहला समिट हुआ था, सम्मेलन को कहते हैं समिट, SUMMIT, ठीक है। तो इसकी पहली समिट हुई थी वो हुई थी 2009 में। मैं आपको बता दूं कई बच्चों का एक डाउट होता है कि सर इसका जो मुख्यालय है वो चेंज होता रहता है। तो मैं आपको बता दूं किसी भी क्षेत्रीय संगठन का जो मुख्यालय होता है वो चेंज नहीं होता है। जो उसके समिट्स होते हैं यानी जो उसके सम्मेलन होते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं, जैसे कि इसमें ब्रिक्स सदस्य ही देश हैं। तो ऐसा, तो पहला जो सम्मेलन होगा वो ब्राजील में होगा, दूसरा रशिया में होगा, तीसरा होगा इंडिया में। तो ऐसे एक एक करके इनकी समिट्स होते रहते हैं अलग अलग जगहों पे। तो इसका जो मुख्यालय होता है वो एक ही जगह पे होता है, लेकिन जो इसका समिट्स होते हैं ये अलग अलग जगह पे होते हैं। तो 2009 में इसका पहला समिट हुआ था जिसमें केवल ब्रिक्स सदस्य देश थे। पहले ये ब्रिक्स था, बाद में जो है ये ब्रिक्स बना, यानी कि बाद में इसमें साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व हुआ। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें इसका 5वां सदस्यी देश बन गया। और जो ये ब्रिक्स है ये दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक संगठन है, जिसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये ब्रिक्स है क्या, तो आपको ये सब लिख देना है। और तो ये जो ब्रिक्स है इसमें 2 ऐसे देश हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है। कौन कौन से? तो रशिया और चाइना को वीटो पावर प्राप्त है। और तो और इन्हीं ब्रिक्स कंट्रीज का एक अपना बैंक भी है जिनका नाम है NDB की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका उद्देश्य होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंड देना, ठीक है, किसी भी देश को आर्थिक सहायता देना। इसको बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो भारत ने की थी। 2014 में इसको बनाया गया था, इसका जो मुख्यालय है वो है चीन में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्रिक्स है क्या। अब पूछा जाए आपको कि ब्रिक्स की विशेषताएं क्या है, तो आपको विशेषताओं में लिख देना है कि सबसे पहले लिखना है आपको आबादी। तो आबादी की बात की जाए तो दुनिया के जो 40 से 50% जो आबादी है ना वो इन्हीं 5 कंट्रीज में पाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया की जो सबसे अधिक आबादी वाले जो देश हैं जिसमें भारत और चाइना शामिल है। चाइना जो कि पहले नंबर पे आता है आबादी में, भारत जो कि आता है दूसरे नंबर पे। सबसे बड़ी आबादी है भारत और चाइना की, और वो जो है इस ब्रिक्स सदस्यी देश के ब्रिक्स कंट्रीज के सदस्यी देश हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से उभरती हुई है एक क्षेत्रीय संगठन है। दूसरी बात की जाए क्षेत्रफल की, तो इसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी क्षेत्रफल। तो 1/4 जो एरिया है ना वो इन्हीं 5 कंट्रीज का, जैसे कि आप जानते हैं रूस जो कि क्षेत्रफल के मामले कितना बड़ा है, सबसे बड़ा देश है। चाइना भी बहुत बड़ा देश है, भारत
7वें नंबर पे आता है। तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े देश शामिल हैं। जीडीपी की बात की जाए तो जीडीपी में जो है इन सदस्य इनका अगर टोटल निकाला जाए तो 30% जो योगदान है वो इन्हीं 30 कंट्रीज से निकलता है। अगर बात की जाए व्यापार की तो इनका जो कुल व्यापार है वो विश्व व्यापार का जो है टोटल 100% है, तो उसमें जो 18% है वो इन्हीं देशों से होता है व्यापार। तो व्यापार के मामले में भी ये ब्रिक्स कंट्रीज के जो सदस्य देश हैं वो काफ़ी आगे आएंगे। और ऐसा माना जाता है कि अगर ये संगठन सही तरीके से काम किया जाए, काम करे तो ये अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। और तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक आते आते ये G7 से भी आगे निकल जाएगा। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर ये क्षेत्रीय संगठन सही तरीके से काम करे तो ये अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं? तो इसका आंसर है हाँ। जो ब्रिक्स है उसमें आपको जानते हैं ब्रिक्स, इसमें भारत और चीन शामिल है और भारत और चीन के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद होते रहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे विवाद हैं जो कि ब्राज़ील और चीन के बीच में होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये उतना सफल संगठन नहीं बन पाता है। ठीक है, और ये जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक संगठन है। तो ये इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। तो काफ़ी आसान इजी लैंग्वेज में मैंने लिखवा रखा है। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में पूछा गया था CBSE के एग्ज़ाम में कि रूस जो है एक क्षेत्रीय, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रूस इतना ताकतवर क्यों है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रूस एक नए सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे है, स्पष्ट कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है, हमें रूस की विशेषताओं के बारे में बताना है कि ये इतना ताकतवर क्यों है और कैसे है। तो हमें इसके बारे में बताना है, रूस के बारे में। तो रूस के सबसे पहले क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप जानते हैं रूस का जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, जो कि रहेगा रूस। वीटो पावर की बात की जाए तो आप जानते हैं कि 1991 से पहले जब USSR हुआ करता था, तो USSR का जब विघटन हो गया तो USSR के विघटन के बाद जो इसकी वीटो पावर थी वो रूस को दे दी गई थी, और तो इसका उत्तराधिकारी रूस को बना दिया गया था। तो रूस के पास जो है एक वीटो कंट्री वाला देश है रूस, जो कि अपने खिलाफ अगर उसके खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित होता है तो रूस अपने वीटो पावर का प्रयोग करके उसको निरस्त या फिर अप्रस्तावित घोषित कर सकता है। जीडीपी की बात की जाए तो 11वें नंबर पे आता है इसकी जीडीपी। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की बात की जाए तो जो रूस है उसके पास भरपूर मात्रा में खनिज पदार्थ हैं, प्राकृतिक संसाधन है, और तेल का और गैसों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भंडार है। तो इसी कारण जो रूस है ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली देश है। बात की जाए इसके आधुनिक हथियारों की तो जो रूस है ये आधुनिक हथियारों से लैस है। ठीक है, इसके पास जो है परमाणु हथियार भी है, जो कि इसको एक संपन्न परमाणु देश, संपन्न देश बनाता है, और इसके पास आधुनिक हथियार भी मौजूद है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत और रूस के बीच में संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के रूस के साथ कैसे संबंध है। तो मैं आपको बता दूं जो भारत और रूस के साथ जो संबंध है वो पहले से भी, बहुत पहले भी इसके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे भारत के साथ, और अभी भी काफ़ी अच्छे रिलेशन है। 1991 से पहले बताऊं तो USSR हुआ करता था, तो USSR और भारत इन दोनों के जो संबंध थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और जब USSR का विघटन होता है, जब ये रूस बनता है, तो रूस और भारत के साथ भी अभी भी जो भारत के जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मधुर रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो भारत है वो एक जो सामान है वो एक एक्सपोर्टर इम्पोर्टर देश है, यानी कि वो चीज़ों को मंगाता है दूसरे देशों से। और तेल की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो आयातक है वो भारतीय है, जो कि तेल को आयात करता है। तो ऐसे में जो रूस था उसने संकट की घड़ी में भी भारत का साथ दिया। और आपने न्यूज़ में भी देखा होगा रिसेंटली में जब डीजल ऑयल का जो क्राइसिस चल रहा था, तो उसमें रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल उपलब्ध कराया। तो आप देख सकते हैं संकट की घड़ी में भी भारत का साथ रूस ने दिया। इसके अलावा बात की जाए तो जो रूस है वो हमेशा से भारत का एक समर्थक रहेगा, भारत की सहायता करते रहेगा। और जो भारत है और जो रूस है ये दोनों ही एक ऐसे देश हैं जो कि चाहते हैं, उनका एक सपना है कि बहुध्रुवीय विश्व हो। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब होता है वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक महाशक्ति ना हो, बल्कि सभी महाशक्ति बने। तो आपको ये सब लिख देना है। और ये भी चाहते हैं कि कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होता है तो उनका जो निपटारा हो वो बातचीत के द्वारा हो। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं आपके एग्जाम में। तो मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपने मेरी बातों को आराम से सुना है, ध्यान से सुना है, तो भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चीन के द्वारा 1970 के दशक में 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले कौन से लिए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1970 की बात की जाए तो 1970 में जो है चीन में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक विस्तार होना शुरू हो जाता है, और तो चीन का उत्थान होना शुरू हो जाता है। तो 1970 के दशक से बाद से ही, यानी कि 1970 से लेकर 1980 तक के दशक मतलब होता है 10 वर्ष, यानी कि 1970 से 1980 तक के दशक में चीन में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक विस्तार होता है। कैसे विस्तार होता है तो उसको हम समझते हैं।
तो बात की जाए 1972 की, तो 1972 में जो है चीन ने अपने जो अपने व्यापारिक संबंध थे वो अमेरिका के साथ स्थापित करने लगा था। और जो उसकी एकांतवाद की नीति थी, यानी कि जब चीन में एकांतवाद की नीति आई थी, यानी उसने कहा था कि हमें साम्यवादी व्यवस्था को अपनाना है, हमें पूंजीवादी देशों को नहीं चीन में आने देना है, हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करना है। तो चीन ने 1972 में पहला उसने अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। दूसरा, उसने अपने एकांतवाद की नीति को खत्म किया और जो पूंजीवादी देश थे उनके साथ अपने आर्थिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। तो आपने देख लिया, ये पहला इनका महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था इनके द्वारा 1972 में। दूसरा 1973 में लिया गया था। 1973 में क्या था, तो 1973 में जो चीन के, तो 1973 की बात की जाए तो 1973 में चीन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे, जिनका नाम था चाउ एन लाई, उन्होंने 4 क्षेत्रों में अपने आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा। कौन कौन से, तो पहला था कृषि, दूसरा था उद्योग, तीसरा था सेना और चौथा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने इसी क्षेत्र में काम किया और अपना आर्थिक विकास किया। इसके अलावा तीसरे बात की जाए, जैसे इसमें पूछा तो 2 ही गया है, लेकिन मैं आपको तीसरा ही बता दे रहा हूँ। तो तीसरा क्या था, तीसरा सबसे बड़ा फैसला लिया गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ना, यानी कि 1978 में चीन ने अपने आप को जो WTO है उसका मेंबर बना लिया था 2001 में, ठीक है। और विश्व व्यापार का ये सदस्य देश बन गया था। और तो 1978 में इसने अपने मुक्त व्यापार की नीति को अपना ली थी और अपना व्यापार इसने शुरू कर दिया था पूंजीवादी देशों के साथ, ठीक है। तो आपको ये सब लिख देना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने अलग अलग टाइप से क्वेश्चन लिए आएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे ये। तो चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं, इसको हमें स्पष्ट करना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है, ये 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि 2040 तक चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, जो कि अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा भी जा सकता है इसी क्वेश्चन को घुमा के कि चीन ने किस प्रकार अपने अर्थव्यवस्था का उत्थान किया, सुस्पष्टीकरण व्याख्या कीजिए। तो तीनों का आंसर सेम है। हमें चीन के उत्थान की प्रक्रिया को समझाना है, चीन के विकास की प्रक्रिया को हमें समझाना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला था ये 2017 में पूछा गया था। तो हमें समझना है चीन का विस्तार किस प्रकार होता है, चीन का आर्थिक विस्तार किस प्रकार होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी कहानी आपको थोड़ी सा समझने आएगी। तो क्या होता है, 1949 में चीन में एक क्रांति होती है जिसका नाम है चीनी क्रांति नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा जो है चीन में साम्यवादी व्यवस्था का स्थापना होती है, साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होती है। और ये किसके द्वारा होती है, तो ये माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। लेकिन और जो ये माओ था उसने अपना एक सिद्धांत दिया था, जिसका सिद्धांत था कि हमें दुनिया से सहायता नहीं लेनी है और ना ही दुनिया के व्यापारी को चीन में घुसने देना है। यानी इसने अपने एकांतवाद की नीति को अपनाया था। इसी को कहा जाता है चीन की एकांतवाद की नीति। इसने कहा था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों को चीन में नहीं लाने देना है और हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी एकांतवाद की नीति के कारण, इसी साम्यवादी व्यवस्था के कारण इसके सामने कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई। कौन कौन सी समस्याएं, तो जब इसने अपने एकांतवाद की नीति अपनाई, जब माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति होती है और साम्यवादी दल की साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है, तो ऐसे में क्या होता है, जब चीन था वो शुरुआत में तो पिछड़ा हुआ देश था और इसने अपने जो पूंजीवादी देश थे उनसे अपने रिश्ते भी तोड़ लिए थे। तो ऐसे में चीन को अपने ही संसाधनों के साथ अपना विकास करना था, ठीक है। तो ऐसे में उसने क्या किया, उसने जो भी खेती होती थी उससे, चीन में जितनी भी खेती होती थी तो उससे भी जो भी धन बचता था, जो भी पूंजी बचती थी, उसको सरकारी कंट्रोल के अंदर पूंजी उद्योगों में लगाना शुरू कर दिया। चीन का मानना यह था कि अगर हमें अपना विकास करना है तो हमें चीन के उद्योगों का विकास करना जरूरी है। तो ऐसे में उसने क्या किया, अपने जो भी खेती से जो भी पूंजी बचती थी उसको सरकारी कंट्रोल के अंदर में उद्योग में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई। कैसी समस्या, तो चीन में जो खेती होती थी वो परंपरागत तरीके से होती थी, यानी यहाँ पर जो है उतना डेवलपमेंट नहीं था, आधुनिक तकनीकों के द्वारा यहाँ पर उत्पादन नहीं होता था। तो ऐसे में क्या था, जब परंपरागत तरीकों से उत्पादन होगा तो यानी कि सिंपल सी बात है, वहाँ पर जो उत्पादन होगा वो काफ़ी कम होगा। तो ऐसे में कम होने के कारण वो उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। और तो और बात की जाए विदेशी मुद्रा की, तो उस समय जब चीन ने पूंजीवादी देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तो संबंध उसको तोड़ दिए थे, तो ऐसे में जो चीन था उसके पास विदेशी मुद्रा भी नहीं थी और कोई बाजार भी नहीं था जिससे वो अपने अर्थव्यवस्था का उत्थान कर सके। और तो और उसकी जो जनसंख्या थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तो ये सभी कारण थे जो कि साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने के वजह से चीन को उठाने पड़े।
तो ऐसे में धीरे धीरे चीन को भी समझ में आ गया कि अगर हमें चीन का उत्थान करना है तो केवल साम्यवादी व्यवस्था से चीन का विकास नहीं हो सकता है, हमें साम्यवादी के साथ साथ पूंजीवादी व्यवस्था को भी अपनाना चाहिए, तभी हम अपना उत्थान कर सकते हैं। तो 1970 के दशक में क्या होता है, 1970 के दशक में चीन में बहुत ही बड़े बदलाव होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, जिसे कहा जाता है चीन की सुधारवादी नीति। क्या होता है इसमें, तो मैंने आपको बता रखा है 1972 में क्या होता है, ठीक है, और 1973 में क्या होता है। तो 1972 में मैंने आपको बता रखा है कि चीन ने जो अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए थे और अपने एकांतवाद की नीति को समाप्त किया था। फिर 1973 की बात आ गई है, तो 1973 में जो चीन के जो पीएम थे जिनका नाम था चाउ एन लाई, उन्होंने 4 क्षेत्रों में काफी ज्यादा आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा, कृषि, उद्योग, सेना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और फिर 1978 में क्या होता है, चीन ने जो है मुक्त व्यापार की नीति को अपना लेता है चीन, और तो और विश्व व्यापार में शामिल हो जाता है। इसी के साथ साथ जो चीन होता है वो अब एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ शामिल हो जाता है और अपने व्यापार को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट लिखते जाने, बिल्कुल ईजी है, आप मेरी बातों को बस समझते जाइए। फिर क्या होता है, फिर 1982 में क्या होता है, चीन ने अपने जितने भी खेते थे उसका निजीकरण करना स्टार्ट कर दिया। फिर 1998 में उसने अपना उद्योगों का निजीकरण करना स्टार्ट किया, यानी उसको प्राइवेट करना स्टार्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो चीन था उसने सबसे पहले साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया था। साम्यवादी व्यवस्था में उसने क्या अपनाया था कि हमें जो है सब चीज़ को सरकारी कंट्रोल के अंदर में रखना है, सब चीज़ जो है सरकार की होगी, सब पर सरकार का नियंत्रण होगा। लेकिन 1982 की बात की जाए तो उसने खेती को प्राइवेट कर दिया, और 1998 में उसने उद्योगों को भी प्राइवेट कर दिया। इसी के साथ साथ जो है उसने जब इस नीति को अपनाया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया, तो ऐसे में क्या हुआ, उसका जो कृषि उत्पादन था वो बढ़ने लगा, जो उनका ग्रामीण विकास का जो आय था वो भी बढ़ने लगा। तो ऐसे में उसका जो है उसको उत्थान देखने को मिला, और तो उसका जो खेती था और जो कृषि था दोनों से ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीन को फ़ायदा होने लगा। और जो चीन है उसके पास आज देखा जाए तो चीन जो है काफ़ी बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। चीन के वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो चीन है वो पूर्वी एशिया का एक विकास का इंजन है, यानी कि चीन जो है एक विकास का इंजन है, और उसके पीछे पीछे जो डब्बे लगे हुए हैं वो अन्य देश होंगे। तो जब इंजन चलता है तो सभी देश चलते हैं। तो आप देख सकते हैं वर्तमान में कितनी बड़ी शक्ति बन चुकी है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2040 तक ये इतना बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। तो आप सभी को ये सब लिखते जाना है। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो भी आप आराम से ये सभी लिख दोगे। बाय द वे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आएगा आपका चित्र से रिलेटेड, ठीक है। जो आपके एग्जाम में जो है कार्टून से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये चाइना की साइकिल दिख रही होगी। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्टून में साइकिल का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर चाइना इसीलिए लिखा हुआ है, चाइना की साइकिल का इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा साइकिलों का उत्पादन किया जाता है, सबसे ज़्यादा साइकिल यूज़ की जाती है, इसलिए चाइना को यहाँ पर साइकिल के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था कि ये जो है चाइना की अर्थव्यवस्था को दर्शा रहेगा चीनी साइकिल। दूसरा पूछा है हमसे कि प्रस्तुत कार्टून में चीन की किस नीति को दर्शाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हथौड़ा और इसका सिंबल है जो कि किसका प्रतीक है, तो ये जो है साम्यवादी व्यवस्था का प्रतीक है। और आपको यहाँ पर दर्शाया गया है डॉलर किसका प्रतीक है, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीन ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अपना रखा है अपने अर्थव्यवस्था के चलन के लिए, ठीक है, अपने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, कि चीन की अर्थव्यवस्था है वो एक टायर पे नहीं चल सकती है, केवल साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा नहीं चल सकती है, कि इसलिए उसने दोनों ही अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी कि जो चीन है वो अपने दोहरेपन की नीति को ये दर्शाता है। थर्ड क्वेश्चन पूछाएगा हमसे, चीन ने अपने आर्थिक विकास के लिए क्या क्या किएंगे। तो मैंने आपको बता रखा था कि चीन ने अपने आर्थिक विकास के लिए क्या किएंगे, तो उसने मुक्त व्यापार की नीति को लागू कर दिया बहुत पहले ही, तो ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो ये चीन की अर्थव्यवस्था को दिखा रहेगा, साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों विचारधाराओं को इसने अपना रखा है, जो कि इसके दोहरेपन का प्रतीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आप तीनों के आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को ये सब क्वेश्चन नोट डाउन करते जाना है, पेपर के टाइम आपको बस इतना ही पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच में विवाद के कारण क्या आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए इनके बीच में क्यों विवाद होते रहते हैं। तो कश्मीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद होता रहता है, ठीक है। अक्साई चीन, जो कि 1962 के युद्ध में अक्साई चीन यानी चीन ने जो है अपने एक क्षेत्र पर, भारत के एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में भी भारत का और चीन के बीच में विवाद रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो चाइना के द्वारा जो तिब्बत पर हमला किया गया था, तो उसके कारण भी जो है भारत और चाइना के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हैं। फिर जब दलाई लामा भाग के जब भारत में आता है, तो ऐसे में
जो चाइना होता है उसको एक मौका मिल जाता है भारत के साथ युद्ध करने का। फिर 1962 का युद्ध होता है। और जो चाइना की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका नाम है OBOR की फुल फॉर्म है वन बेल्ट वन रोड, यानी कि ये जो है अपने एक बहुत ही बड़ी परियोजना है चीन के द्वारा ये लाई गई है, जिसका उद्देश्य ये है कि वो सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप और फिर अफ्रीका तक अपना एक ऐसा जलमार्ग और स्थल मार्ग का निर्माण करना चाहता है जिससे व्यापार है वो बढ़ सके। लेकिन इसी परियोजना के अंतर्गत एक और परियोजना है जिसका नाम है पाकिस्तान, हाँ तो इसी की एक और परियोजना है जिसका नाम है CPEC, चाइना POK इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि ये POK से होते हुए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करना चाहता है जिससे उसका व्यापार जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन ये जो इसका परियोजना है जो कि POK से होते हुए जा रही है, ये आप जानते हैं ये जो POK है ये एक विवादित स्थल है। विवादित स्थल मतलब ये है कि पाकिस्तान का दावा है कि ये इसका है, भारत का दावा है कि ये हमारा है, और रियलिटी में POK जो है वो भारत का ही है, लेकिन बस पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है, इसलिए ये एक विवादित स्थल है। तो ये जो इसी विवादित स्थल पर जो चाइना है वो अपनी इस परियोजना को शुरू करना चाहता है जो कि सही नहीं है। इसी के कारण जो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन खराब होते जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नवीन घटनाएं कौन कौन सी की। तो आप जानते हैं 2017 में क्या हुआ था, जो चाइना था उसने भूटान के डोकलाम में अपना मतलब सड़क का निर्माण करना चाहता था, लेकिन जो आप जानते हैं जो भूटान है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है, यानी कि भारत ने जो है इसका जो चीन के जितने भी लोग थे जो कि इस परियोजना को चालू करना चाहते थे, सड़क निर्माण परियोजना को, उसको रोका। तो ये नवीनतम घटनाएं हैंगी। इसके अलावा आप जानते हैं 2020 में क्या हुआ था। 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में जो हमला हुआ था, जो हाथापाई हुई थी चाइना और भारत के जवानों के बीच में, जिसमें भारतीय जवानों ने 25 से ज़्यादा चीनी सैनिकों के गर्दन को तोड़ा था, लेकिन भारत के 20 जवान भी इसमें शहीद हो चुके थे। तो ये कुछ घटनाएं हैंगी जो कि आप अपने एग्जाम में लिखोगे तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक नंबर वाले क्वेश्चन की। तो एक नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने पीछे का जितना भी मैंने आपको बताया अगर उसको आपने ध्यान से सुना होगा तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो यूरोपीय संघ है उसकी स्थापना हुई थी 1992 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरोपीय संघ के झंडे की विशेषताएं क्या आएगी। तो आपको यहाँ पर यूरोपीय झंडे की विशेषताएं आपको दिख जाएंगी। इसमें आपको 12 स्टार्स दिखाई दे रहेंगे जो कि यूरोपीय लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक हैंगे। और ये जो 12 सितारे हैंगे, ये जो 12 संख्या हैंगी, ये इनकी पूर्णता समग्रता का प्रतीक माने जाते हैंगे। तो आपको ये सब लिख देना है, एक नंबर वाले क्वेश्चन हैंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मास्ट्रिक्ट की संधि के तहत किस क्षेत्रीय संगठन की स्थापना होती है। तो मैंने आपको बताया था यूरोपीय यूनियन की स्थापना होती है कि दुनिया का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है। तो इसराइल जो है दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। तो आपको ये सब नोट डाउन करते जाना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने आपको बता रखा है 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी। इसके उद्देश्य के बारे में मैंने आपको बता रखा है, तो बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति कब हुई थी। तो मैंने आपको बताया था 1949 में माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई थी। तो अगर आपने पीछे की सभी मेरी जो भी मैंने आपको बताया अगर आपने उसको ध्यान से सुना होगा तो आप इन सभी के आंसर दे पाओगे। तो लुक ईस्ट 1991, ठीक है, एक्ट ईस्ट 2014। और भारत ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस आसियान देश के साथ मुक्त व्यापार यानी कि FTA समझौता पर हस्ताक्षर किएंगे। तो 3 देश होंगे। आपको ओल्ड NCERT में केवल 2 ही देश मिलेंगे, सिंगापुर और थाईलैंड, लेकिन न्यू NCERT को देखा जाए तो उसमें मलेशिया भी शामिल है। तो इन 3 देशों के साथ भारत ने अपना FTA पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में कब और किसने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी। तो मैंने बता रखा था चीन में जो है 1978 में डेंग शाओपिंग के नेतृत्व में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया था। खेती का निजीकरण 1882 में 82 में, और तो उद्योगों का 1998 में। तो ये सभी एक नंबर वाले वही क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको लॉन्ग टाइम वाले क्वेश्चन में करा दिया था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये आया था आपके 2020 में आया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में आया था कि 1962 में हुए चीन के युद्ध में किस प्रकार भारत की छवि देश और विदेश में धक्का पहुंचा है। किन्हीं 4 बिंदुओं के साथ इसकी व्याख्या करनी है हमें। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपने इसका आंसर क्या लिखा था अपने पेपर में। ठीक है, आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स के या अपने भाइयों की सहायता ले सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।